तो मित्रों, आप सभी का देवप्रयागम आईएएस के इस यूट्यूब चैनल डीपीआईएस पर स्वागत है और मैं डीपी पांडे आपके साथ उस महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और हम लोगों ने एक बड़ा पड़ाव तय किया है जो आपका रहा है संक्षिप्त की। हम लोगों ने देख लिया है, यानी संक्षिप्त में सभी घटनाक्रमों को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल, आर्थिक, पुरस्कार, इन सभी को हमने संक्षिप्त रूप में देख लिया है। अब हम उसको एक विस्तृत रूप में देखेंगे। मान लिया कभी प्रश्न अगर विस्तृत रूप में आते हैं तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है, उनको देखा जाएगा। तो इन प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं उसको भी देखेंगे। इसलिए इस पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा और उसको एनालिटिकली देखिएगा कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है, हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्न कहाँ कहाँ से बनते हैं और कौन कौन से बन सकते हैं और इन प्रश्नों का स्वरूप क्या होगा उनको भी हम लोग इसमें देखेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनवरी महीने में का जो करंट अफेयर्स इसमें है, जो जनवरी के फर्स्ट वीक का है, 11 जनवरी का है और स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य में जो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, जो प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं वो ये हो सकते हैं, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण की अगर आप देखेंगे तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो आपका आया हुआ है 2023 का, ये 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणाम घोषित किए, ठीक है। तो आप देखेंगे अब प्रश्न यहाँ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के बारे में निम्नलिखित में से सही कथनों पर विचार कीजिए। अब उसमें 4 कथन दे देंगे, उसमें से आपको छांटना होगा, इसलिए आपको डिस्क्रिप्टिव इसको पढ़ना होगा। तो इस रिपोर्ट को किसने प्रस्तुत किया, घोषित किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घोषित किया। एक प्रश्न तो यही बन गया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का परिणाम किसके द्वारा घोषित किया गया? तो भारत की राष्ट्रपति महामहिम, माननीय, जो भी आपको हो, चाहे महामहिम को हो, चाहे माननीय का हो, चाहे ऑनरेबल को हो, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घोषित किया। इसमें कुल 4477, अब देखिए कैसे याद रखोगे, 4477 है ना, तो 4 और 7 है, तो 4477 ने 4477 शहरों का असेसमेंट किया गया था इसमें, ठीक है, जिसमें अब इस 4471 में से 61 शहर जो हैं ये छावनी है, कैंटोनमेंट बोर्ड होते हैं। और आप जानते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है? छावनी शहर वह होते हैं, ठीक है, छावनी शहर वह होते हैं जो आर्मी के क्षेत्र में आते हैं, नहीं जहाँ आर्मी के अधीन आम नागरिक निवास कर रहे होते हैं आर्मी क्षेत्र में, उसको हम छावनी क्षेत्र कहते हैं। तो 61 छावनी बोर्ड हैं, ठीक है। अब आप जाने पूरे देश भर में 62 छावनी बोर्ड हैं, ठीक है, और उन छावनी बोर्डों में से भी 61 इसमें शामिल है। 88 गंगा के किनारे बसे शहर हैं। इस प्रकार स्वच्छ सर्वेक्षण का ये 8वां संस्करण जारी किया गया, जो विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण था। तो लगभग 3 प्रश्न आपके यहां से बन गए, लगभग 3 प्रश्न यहां पर आपके बन रहे हैं, ठीक है। पहला तो यह हुआ कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? शहरी विकास मंत्रालय द्वारा, नीति आयोग द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, ठीक है, या फिर शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। तो पहला प्रश्न तो यह बनेगा, तो कहां क्या होगा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी किया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में कुल शहरों की संख्या 4477 है, याद रखिएगा, 4477, 4477 है, ये याद रखिएगा, 4477 है, ठीक है। इसमें में से 61 कैंटोनमेंट सिटीज हैं, कैंटोनमेंट जो है क्षेत्र हैं, बोर्ड हैं, और 88 गंगा के किनारे बसे शहर हैं, ठीक है। तो ये हैं। अब आइए देखिए उसमें से क्या क्या है। और ये कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण है स्वच्छता सर्वेक्षण का, ये 8वां संस्करण है, विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है। आइए देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर समग्र रूप से 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले श्रेणी के शहरों को शामिल किया गया है, यानी 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में लगातार 7वीं बार इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, करने 4 चांद लग गया, नहीं तो 7 चांद लग गया, यहाँ पर 7 चांद लग गया। अर्थात इंदौर जो है भारत का 7वीं बार घोषित किया गया सबसे स्वच्छ शहर है। देश का सबसे स्वच्छतम शहर कौन सा है? इंदौर है। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा? अब इंदौर लगातार इस रूप में स्वच्छता शहर है, अब वहां पर निवेश आमंत्रित होगा, वहां पर अन्य लोग जो है
आर्थिक गतिविधियां वहां पर विस्तारित होंगी, वाणिज्यिक गतिविधियां विस्तारित होंगी, और भी तरीके से इंदौर क्या है, लोगों के नजरों में आ गया है। तो इस तरीके से तेजी से विकास होगा। वैसे वो मिनी मुंबई के रूप में जाना जाता है इंदौर को, वैसे भी मिनी मुंबई कहा जाता है फैशन शो में और भी शिक्षा एजुकेशन हर क्षेत्र के लिए। तो 7वीं बार इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इस वर्ष इंदौर के साथ साथ सूरत, गुजरात को भी प्रथम रैंक में शामिल किया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, मैंने गुजरात के सूरत को भी इसमें शामिल करें, यानी इंदौर और सूरत दोनों फर्स्ट रैंक में आ गए हैं। यानी सूरत अचानक जो है क्या कर दिया, बूम कर गया है और इंदौर की बराबरी कर लिया है। ठीक, तो यहां पर भी प्रश्न बन गया, एक प्रश्न खैर यहां पर बना है, तो 3 प्रश्न यहां से बन गए, एक प्रश्न यहां पर, 4 प्रश्न यह बन गए। अब आते हैं क्रम देख लिया जाएगा, एक प्रश्न यहां पर बनता है, फिर एक प्रश्न यहां पर बनेगा। निम्नलिखित में सही क्रम बताइए राज्यों का, जो सही क्रम होगा इनका होगा। तो ये क्लियर होगा यहां तक, ध्यान रखिएगा इन चीजों को। आते हैं देखते हैं आगे, क्रम देखिए, नंबर 1 पर है इंदौर, नंबर 1 पर है सूरत, यानी दोनों जो है नंबर 1 पर हैं। नवी मुंबई, ये दोनों 1 हो गए। नवी मुंबई जो है, अब 2 नंबर पर कोई नहीं है, 2 पर देखेंगे तो कोई नहीं है, ठीक है। वैसे सूरत दोनों को जो है कॉमन दर्जा मिला हुआ है। फिर आपका नवी मुंबई है, फिर चौथे पर आपका विशाखापत्तनम है, 5वें पर आपका भोपाल है, 6ठे पर आपका विजयवाड़ा है, नई दिल्ली 7वें पर है, तिरुपति है आंध्र प्रदेश, ग्रेटर हैदराबाद है तेलंगाना, और पुणे महाराष्ट्र। तो अगर आप देखें इसमें तो देखिए मध्य प्रदेश में 2 शामिल है, यानी इंदौर और भोपाल, एक और 5वें रैंक पर है। महाराष्ट्र में है नवी मुंबई है तीसरे नंबर पर, और पुणे है। तो दो राज्यों वाला कौन सा हो गया, आपकी ये हो गई, ठीक है। ये 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शामिल है। अब 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में शामिल शहरों को अगर हम देखें, ठीक है, तो उसमें कौन हो जाएंगे, उसमें है सासवड़ महाराष्ट्र है, और पाटन आपका छत्तीसगढ़ का है। ये 1 और 2 श्रेणी में शामिल है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पर। नवी मुंबई यानी मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश में 2 हो गए, और महाराष्ट्र में भी 2 हो गए, ठीक है। मध्य प्रदेश में भी महाराष्ट्र में 2 हो गए, ठीक है। ये हो गया। चलिए, नई दिल्ली क्योंकि राजधानी है तो इसको ध्यान में रखना है, नई दिल्ली 7वें स्थान पर। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, यहां से भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अब इन शहरों में हम लोगों ने देखा, इन शहरों में जो सबसे छोटे हैं वो आपके हैं सासवड़ और पाटन है, ये 2 हो गए। इधर आइए, अब देखिए महाराष्ट्र, इधर भी महाराष्ट्र ही महाराष्ट्र है, ठीक है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र, एक महाराष्ट्र, और यहाँ पर तीनों महाराष्ट्र हैं। मतलब हर श्रेणी में महाराष्ट्र क्या है, सबसे आगे निकल गया, महाराष्ट्र इसमें सबसे आगे है। लोनावाला महाराष्ट्र, कराड़ महाराष्ट्र और पंचगनी महाराष्ट्र। और फिर आप देखेंगे राज्यों के क्रम में आएंगे, तो राज्यों के क्रम में क्या है, महाराष्ट्र में कितने हो गए, शीर्ष 5 राज्य में 3, 4 और 2 6 शहर है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र क्या हो गया, नंबर 1 पर हो गया। दूसरे पर हो गया, इसमें कुल 6 शहर शामिल हैं, इसमें जो है 2 शहर शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में भी आपके हो गए। तो इस तरीके से ये आपका क्रम हो गया, राज्यों का क्रम हो गया। 27 राज्यों के क्रम में उत्तर प्रदेश को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश का कोई भी शहर इसमें शामिल नहीं है। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का कोई भी शहर इसमें शामिल नहीं, यानी अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अभी इस पर बहुत काम करना है। स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश को अभी टॉप पर लेकर के चलना है, इसमें भी बहुत काम करना है माननीय मुख्यमंत्री जी को, ठीक है। तो 27 राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, 9वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि बिहार जो है 15वें स्थान पर है, ठीक है। आइए देखिए गंगा वाले नहरों में क्या आता है, तो महाराष्ट्र इसमें सबसे अधिक आगे चल रहा है। अब देखते हैं हम गंगा वाले शहरों में देखते हैं। देखिए गंगा वाले शहरों में देखें तो उत्तर प्रदेश के 3 हैं, उत्तर प्रदेश के 4 हैं, क्योंकि सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में ही है। इसमें उत्तर प्रदेश के 4 हैं, कौन कौन है, वाराणसी नंबर 1 पर है, ठीक है। वाराणसी नंबर 1 पर है।
प्रयागराज जो है नंबर 2 पर है, और फिर आपका बिजनौर है, बिजनौर नंबर 3 पर है, और कन्नौज नंबर 5 पर है। ठीक है, बाकी आपका हरिद्वार पड़ता है। मध्य प्रदेश स्थित महू छावनी, महू कैंटोनमेंट को भारत के सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया। महू मध्य प्रदेश का जो महू है, जहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो गृह क्षेत्र है, ठीक है, उसमें अगर आप देखेंगे तो कैंटोनमेंट क्रम में कौन सा है, महू छावनी है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में से उत्तर प्रदेश के केवल एक शहर को स्थान मिला है, नोएडा को 14वां स्थान मिला है। ठीक है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में उत्तर प्रदेश के नोएडा को 14वां स्थान मिला कुल 20 शहरों में से। इसी श्रेणी में गाजियाबाद को 38वां स्थान मिला है, अलीगढ़ को 40वां स्थान मिला है, वाराणसी को 41वां स्थान मिला है, लखनऊ को 44वां स्थान मिला है, फिरोजाबाद को 52वां स्थान मिला है, प्रयागराज को 71वां स्थान मिला। प्रयागराज 1000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में प्रयागराज सबसे फिसड्डी साबित हुआ है। प्रयागराज जो है 71वां स्थान है, इतना पिछड़ा हुआ है हमारा प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज को बहुत मेहनत करना है स्वच्छता सर्वेक्षण में आगे आने के लिए। आप सोच लीजिए कि प्रयागराज और इंदौर में कितना अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। यानी 71वां क्रम में अगर आपका प्रयागराज है तो पहले नंबर पर कौन है, इंदौर है। यानी 70 शहरों को छोड़ करके तब आपका ये आता है। ठीक है, तो इतना बड़ा क्रम अभी पीछे चल रहा है। ये चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई में तो सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। तो इसमें उत्तर प्रदेश को आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश को कुल 15वां स्थान मिला है, जिसमें से 14, 38, 40, 41, 44, 52 और 71 ये क्रम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 100 में केवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शहर शामिल हैं। ठीक है, 71वें क्रम तक ये है। ये हालत है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले श्रेणी में अंडर 20 में भी इसमें केवल एक शहर नोएडा शामिल है। ठीक है, ये है उत्तर प्रदेश का क्रम। चलिए आते हैं तो कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत नोएडा को 5 स्टार शहर के रूप में प्रमाणित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार समारोह के दौरान वर्ष 2024 हेतु स्वच्छ भारत मिशन के गीत का भी विमोचन किया गया है। इस गीत का शीर्षक है नया संकल्प है नया प्रकल्प है, और इसके गायक कौन है, कैलाश खेर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। लगभग 1-2 प्रश्न आने की संभावना है और अक्सर प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। जब परीक्षाओं का क्रम आया है और यहाँ की ये सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है तो यहाँ से एक आध प्रश्न पूछे गए, इसलिए इस साल का तो इम्पोर्टेंट है ही। और मुझे लगता है कि आप इस क्लास के माध्यम से रट गए होंगे। मैंने जिस तरीके से एनालिसिस किया है उस एनालिसिस पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जा सकते हैं ये हमने कर दिया है, और कितने क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं मैंने वो भी बता दिया है। ठीक है, इस लाइन से हम देखें तो इसमें केवल 5 स्टार शहरों में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग की गई है। ठीक है, तो कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल किया गया है और इस रूप में नोएडा को 5 स्टार शहर के रूप में घोषित किया गया है। कचरा मुक्त शहर है, 5 स्टार शहर के रूप में प्रमाणित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट को पर जो है एक गीत गाया गया है जिसका नाम है नया संकल्प है नया प्रकल्प है, और इसके गायक कौन है, कैलाश खेर हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न यहाँ पर भी बन सकता है, एक प्रश्न यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, ये चलिए आगे आते हैं। पीएम जनमन वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की आबादी कितनी है, 10.45 करोड़ है। एसटी की आबादी 10.45 करोड़ है, जिसमें में से 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार समूह में निवास करने वाले 75 समुदायों को विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों पीबीटी ग्रुप में घोषित किया गया है। पीबीटीजीएस, ठीक है, पार्टिकुलरली, ठीक है, वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन समूहों को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में 2023-24 में विशेष रूप से संवेदनशील इन जनजातीय समूहों को
सामाजिक आर्थिकी में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा पहले ही से की थी। ठीक है, तो एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का था प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री पीवीटीजी मिशन क्या है? तो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर पार्टिकुलरली, ठीक है, वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स तरीके के नाम से एक विकास मिशन प्रारंभ करने की घोषणा बजट 2023-24 में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई थी। ठीक है, तो पीएम जनमन क्या है? प्रश्न पूछा जाएगा पीएम जनमन है। तो कई प्रश्न यहाँ पर बन गए, एक प्रश्न तो यही बन गया। तो आप देखेंगे लगभग 3 प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं। यहाँ पर आपके 3 प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में अनुसूचित जनजाति की आबादी कितनी है? 10.45 करोड़ है। इनमें से 18 राज्यों की 75 जनजातीय समूह क्या है? 18 राज्यों के 75 लगभग जनजातीय समूह क्या हैं? अत्यंत दुर्बल असुरक्षित समूह में शामिल हैं। ठीक है, जिन्हें समाज में सदैव असुरक्षा का जो है सामना करना पड़ रहा है। ऐसे विशेष ग्रुपों के विकास के लिए बजट 2023-24 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक कार्यक्रम, एक मिशन की घोषणा की थी, जिसका नाम था प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा की थी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक। और इसी को मान्यता देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी जिले से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन की शुरुआत की गई। ठीक है, इसी उद्देश्य से पीएम जनमन की शुरुआत की जाती है। तो आके देखते हैं क्या है ये। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्यक्रमों के तहत पहले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई है, जिसके तहत पीवीजीटी परिवारों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सड़क, दूरसंचार संपर्कता और सस्टेनेबल आजीविका के अवसरों को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, पीवीजीटी। अब 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है, इसको घोषित किया गया। क्यों घोषित किया गया? बिरसा मुंडा की जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। जनजातीय गौरव दिवस है। बिरसा मुंडा, जिन्हें जनजातियों का भगवान कहा जाता है, उनका वो भी है। और खूंटी जिले से इन्होंने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की भी शुरुआत की। पीएम जनमन मिशन का लक्ष्य विशेष रूप से संवेदनशील उन 75 जनजातीय समूहों का विकास करना है जो विभिन्न मंत्रालयों विभागों की योजनाओं से छूटे हुए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मिशन के लिए वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 तक 24,104 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी प्रदान की है। यह मिशन केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय सहित 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों, पक्का घर, सड़क कनेक्टिविटी, पाइप से जलापूर्ति आदि पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस मिशन के केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय नोडल एवं समन्वय कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री होगा, जबकि 8 अन्य मंत्रालय अपने अपने क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न प्रकार के इनिशिएटिव्स को लागू करेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो ये आपके जीएस सेकंड पेपर, जीएस मेंस सेकंड पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण है, दोनों के लिए भी महत्वपूर्ण है, वहां के लिए भी आपका महत्वपूर्ण बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका पूरा होता है। इस मिशन से देश के 220 जिलों की 22,500 से अधिक बस्तियों में निर्वासित 28 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। ठीक है, इस मिशन से देश के 18 राज्यों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पीवीटीजी की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। 25 दिसंबर 2023 से केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पीएम जनमन के तहत एक सूचना, शिक्षा और संचार अभियान की भी शुरुआत की है। इस अभियान को जागरूकता बढ़ाने और पीवीटीजी बहुल जनजातीय बस्तियों में सरकारी योजनाओं की 100% पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भी प्रारंभ किया गया है। तो ये आपका हो गया पीएम जनमन योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। ये आपके प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए और आपके पीसीएस प्लस यूपीएससी दोनों के लिए है। ये आपका यूपीपीसीएस प्लस यूपीएससी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों के लिए समझ लीजिए कि ये अच्छा है, और प्लस आपका प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है, दोनों के लिए है।
नमो ड्रोन दीदी योजना, आइए देखते हैं क्या है। भारत उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है विश्व में। भारत उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। एक प्रश्न तो आपका यहीं पर बन गया। लेकिन प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस, फास्फेटिक एवं पोटास, खनिजों इत्यादि की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण ये उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उर्वरकों का उत्पादक और विश्व में दूसरा उर्वरकों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? भारत है। उर्वरकों के आयात पर इस निर्भरता को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने बंद पड़ी कई उर्वरक इकाइयों के पुनरुद्धार के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत कई अन्य विकल्पों को भी शुरुआत किया है। इसके लिए एक है, केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों अल्टरनेट फर्टिलाइजर के विकास के लिए भी स्वदेशी अनुसंधान को भी बढ़ावा दिया है। इसके लिए एक तरल नैनो उर्वरक लिक्विड नैनो फर्टिलाइजर्स का भी विकास किया गया है। नैनो यूरिया, नैनो डीएपी जैसे प्रोजेक्ट इसी के तहत लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, तो ये नमो ड्रोन दीदी योजना है। ये कृषि क्षेत्र के लिए उन जो है महिलाओं के लिए जो स्वयं सहायता समूह चलाती है उनके लिए है। आते हैं देखते हैं क्या है। इस परिचय में ड्रोन प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। किसान ड्रोन के उद्भव से कई लाभ यहां से किसानों को दिया जा सकता है, उसको देखिए। 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी प्रदान की है। इसी परिप्रेक्ष्य में 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का उद्घाटन किया। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना हेतु वर्ष 2024-25 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए वित्तीय परिव्यय 1261 करोड़ का निर्धारित है। इसके तहत केंद्र सरकार 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन प्रदान करेगी। इन ड्रोनों को किसानों को कृषि उद्देश्यों हेतु किराए पर दिया जा सकेगा। ड्रोनों का उपयोग किसानों द्वारा खेतों में नैनो उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किया जाएगा। कुल 15,000 ड्रोनों में से प्रथम 500 ड्रोनों को उर्वरक कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि शेष 14,500 ड्रोन अगले 2 वर्षों में केंद्रीय सहायता के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। एक ड्रोन उसके सहायक उपकरणों की कुल लागत लगभग 10 लाख रुपए होती है। महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन की 80% लागत अधिकतम 8 लाख रुपए तक केंद्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से प्राप्त होगी। इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों में से एक सदस्य को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जबकि समूह के किसी अन्य सदस्य को ड्रोन तकनीशियन के सहायक के रूप में भी प्रशिक्षित किया जाएगा। स्पष्ट है, इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षित करके उन्हें ड्रोन दीदी में रूपांतरित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में ड्रोन दीदी योजना की घोषणा की थी। ठीक है, तो इस तरीके से ड्रोन दीदी की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस संकल्पना का है जो महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही साथ उन्हें कृषि क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों के लिए एक विशेष इनिशिएटिव भी प्रदान कर रहा है और महिला सशक्तिकरण का ये सबसे उन्नत स्वरूप भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे। अब आता है 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं हुआ इसलिए यूपी पीसीएस के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसको हम लोग नहीं देखेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा तो राज्यों के मुख्यमंत्रियों का क्रम पूछा जा सकता है। ये 5 राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्रियों के क्रम को आप इसको देख लीजिए, जहाँ से यूपी पीसीएस में समीक्षा अधिकारी में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो केवल इतना पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से किन राज्यों में भी हाल ही में चुनाव हुए हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 5 राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना, यानी यहाँ के 4 राज्य और एक आपका नॉर्थ ईस्ट का मिजोरम है, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में हो गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में, इसमें आप अगर बहुत ज़्यादा जानना चाहें तो केवल ये देख लीजिए, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है और उस दौरान पीसीएस का पेपर होता तो वहाँ से एक प्रश्न यहाँ से सीटों की संख्या के आधार पर दे दिया जाता है। फिलहाल ये उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए इसको छोड़ दीजिए। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इसमें मिजोरम इम्पॉर्टेंट है। मिजोरम में पूर्व आईपीएस अधिकारी लाल दुहोमा मिजोरम के 6ठे मुख्यमंत्री बने हैं और वर्ष 2023 की विधानसभा चुनाव में ये शेरछिप विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आईपीएस अधिकारी के रूप में ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सुरक्षा में भी तैनात रह चुके हैं। वर्ष 1984 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर मिजोरम के लोकसभा सदस्य भी चुने गए थे। वर्ष 1988 में दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाले ये पहले
लोकसभा के सांसद थे। तो एक तरीके से लाल दोहमा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि लाल दोहमा कौन है। ठीक है, लाल दोहमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो 4-5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, मतलब अगर आप देखो तो ये 4-5 पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है लाल दोहमा के संबंध में। ठीक है, क्योंकि लाल दोहमा क्या है, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं और ये आईपीएस पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और ये 2023 के चुनाव में शेरछिप विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। ये पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सुरक्षा में भी तैनात रह चुके हैं। वर्ष 1984 में ये कांग्रेस में शामिल हुए थे और 1988 के दल बदल विरोधी कानून में अयोग्य घोषित होने वाले पहले लोकसभा के सांसद भी थे। तो ये कई इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो सकते हैं, इसलिए प्रश्न हो सकता है यहाँ पर पहला बन जाए। ठीक है, चलिए। और लाल रिनपुई मिजोरम की पहली महिला कैबिनेट मंत्री हैं और राज्य के इतिहास में मंत्री का पद ग्रहण करने वाली तीसरी महिला भी बनी है। तो इस तरीके से ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसको हम पूरा छोड़ दे रहे हैं यहाँ से। अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय आया है। यहाँ पर भी कोई बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, केवल इतना पूछा जा सकता है कि जजों के नाम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें केवल आप जजों का नाम देख लीजिए। जो 5 संविधान पीठ जो बनी थी, केवल जजों के नाम कुल देखिए बस, बाकी यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट नहीं है। केवल ये देखिए यहाँ पर 11 दिसंबर 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 5-1 के सर्वसम्मत फैसले में केंद्र सरकार द्वारा संविधान के 370 एवं अनुच्छेद 35 को निरस्त करने के निर्णय को वैध ठहराया है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन थे इसमें। डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जजों की 5 जजों की पीठ थी। 5 जजों की जो संविधान पीठ थी उसने निर्णय दिया है। इसमें कौन कौन थे, जस्टिस एसके कौल थे, जस्टिस संजीव खन्ना थे, जस्टिस बीआर गवई थे और जस्टिस सूर्यकांत शामिल। तो 1 2 3 4 और डीवाई चंद्रचूड़ 5। तो 5 जजों की ये पीठ थी। बस केवल इतना इंपॉर्टेंट, बाकी इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए बाकी तो आप जानते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 लाया गया है। ठीक है, 11 दिसंबर 2023 को भारत की संसद ने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के संबंध में जो है कानून पारित किया है। देखिए वो कौन सा कानून है। तो 2 कानून इसमें हैं, दोनों को देख लीजिए। जो नए कानून पारित किए गए हैं, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक के तहत क्या किया गया है कि इसकी धारा 2 में संशोधन किया गया है और जम्मू कश्मीर के आरक्षण के आधार पर अब अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा अन्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से ओबीसी के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरियों में और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान करता है। एक पहला पॉइंट तो ये हो गया आपका कि जो जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति और जनजातियां हैं, ओबीसी लोग हैं, उन्हें सरकारी नौकरियों में और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण का प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में वर्णित कमजोर और वंचित वर्ग सामाजिक जाति शब्द को अन्य पिछड़ा वर्ग शब्द से प्रतिस्थापित करने का प्रावधान किया गया है। कमजोर और वंचित वर्ग सामाजिक जाति शब्द को अन्य पिछड़ा वर्ग शब्द से प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, 2019 के पुनर्गठन में संशोधन किया गया है। कश्मीरी प्रवासियों में से अधिकतम 2 सदस्यों को, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट किया गया है, इसको ध्यान दीजिए। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से प्रश्न बन सकता है, जहां प्रश्न बनने की संभावना ये है। कश्मीरी प्रवासियों में से अधिकतम 2 सदस्यों को विधानसभा में नामित करने का प्रावधान किया गया, जिसमें एक महिला सदस्य होगी। यानी जो कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी प्रवासी जो कश्मीरी पंडित हैं, प्रवासी हैं, उसमें में से 2 सदस्यों को विधानसभा में राज्यपाल नामित करेगा। ठीक है, तो ये मनोनीत किए जाएंगे, 2 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, मनोनीत होंगे। इसमें एक मेल और एक फीमेल, ये जो मनोनीत किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा में एक सदस्य को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके से विस्थापित सदस्यों में से नामित किया जा सकता है। ठीक है, पाकिस्तान पीओके से विस्थापित व्यक्तियों में से नामित किया जाएगा।
एक पीओके में हो गए, 2 हो गए यहाँ से, 1 हो गए पीओके के। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या को 107 से बढ़ाकर 114 करने का निर्णय लिया गया है। इन सदस्यों में 7 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए, 9 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगी। ठीक है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा की वास्तविक सीटें 83 से बढ़ाकर 90 करने का प्रावधान किया गया है। इनमें से 43 सीटें जम्मू के लिए और 47 सीटें कश्मीर के लिए होंगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए कुल 24 सीटें हैं, ये है। ठीक है। तो कुल 90 सीटों में से आप देखेंगे कुल 90 सीटें हैं, जिसमें से 3 सेक्शन किया गया है। सबसे अधिक 47 सीटें हैं कश्मीर घाटी के लिए, और 43 सीटें हैं आपके 47 सीटें हैं 47 हैं यहाँ के लिए, और 43 हैं आपकी जो है इनके लिए, और 24 हैं आपकी, ठीक है, 24 हैं आपकी पीओके के लिए है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ आप ध्यान रखिएगा, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है। तो एक प्रश्न आपके प्रश्न यहाँ पर हो सकते हैं। 3 पॉइंट यहाँ पर है। पहला पॉइंट है कि कश्मीरी प्रवासियों ने कश्मीरी पंडितों में से 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाए, एक मेल और एक फीमेल के लिए। दूसरा है कि पीओके से 1 सदस्य को मनोनीत किया जाएगा। फिर है कि विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 114 कर दी गई, पहले 107 से 114, 7 सीटें बढ़ा दी गई हैं। 7 सीटें एससी के लिए और 9 सीटें एसटी के लिए आरक्षित होंगी। ठीक है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा की वास्तविक सीटें 83, ठीक है, वास्तविक सीटें 90 करने का प्रावधान किया गया है। इनमें से 43 सीटें जम्मू के लिए और 47 सीटें कश्मीर की होंगी। ठीक है। तो 90 हो जाएगी और 24 ये हो जाएगी। ठीक, 43 जम्मू के लिए, 47 सीटें यहाँ के लिए और 24 सीटें वहाँ के लिए, कुल मिलाकर के कितनी होंगी? सॉरी, यहाँ पर गलत, ये देखिए, ये केवल जो है 90 के लिए किया गया है, बल्कि ये है 114 के लिए है ये। 47, 43 और 24, 90 में से ये है, 90 में से केवल ये है। ठीक है। कुल 114 सीटें हैं, कुल 114 सीटें। अगर आप इनको देखोगे कुल आपकी आएंगी 114 सीटें आएंगी। इसको अगर फिर से मिटा दें, एक बार फिर से बताएं, तो ऐसे होगा। कुल सीटें कितनी हैं? 114 हैं। कुल जो है 100, कुल 114 हैं। 114 में से 24 जो है पीओको के लिए हैं, और 47 घाटी के लिए हैं, और 43 जो है जम्मू क्षेत्र के लिए हैं। ये संख्या है इनका। ठीक है। चलिए, यहाँ तक ये आपका क्लियर हो गया। आप देखिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 भी लाया गया है, जो 12 दिसंबर को लोकसभा में और 18 दिसंबर को राज्यसभा में पारित किया गया। इस विधेयक के अनुसार जहां तक संभव हो सके जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सभी निर्वाचित सीटों में से महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। यह आरक्षण विधानसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों की सीटों पर भी लागू होगा, और विधेयक कानून बनने के बाद संचालित होने जनगणना के लिए प्रभावित होगा। तो ये हो गया। मेरा युवा भारत अभियान शुरू किया गया। 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से लेकर 100वीं वर्षगांठ की तक की 25 वर्षीय अवधि को अमृतकाल की संज्ञा दी गई है। ठीक है। तो दो, एक आता है अमृतकाल, यानी अमृतकाल आपका कहाँ से शुरू होता है? ये आपका होता है 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। और अगर आप देखोगे तो स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से लेकर 100वीं वर्षगांठ तक की 25 साल की अवधि को अमृतकाल कहा गया है। अमृतकाल कितने दिन का है? 25 वर्ष का है। ठीक है। ये अमृतकाल कितना है? ये 25 वर्ष का है, जिसमें हमें विकसित भारत का हमने संकल्प लिया है। ठीक है। 25 वर्ष है ये। 1900, अगर आप देखें 1947 का जो समय था, उस समय को पूरा होने में 100वीं वर्षगांठ कब होगी? ये होगी 2047 होगी। तो 1947 से 2047 तक का जो 100 वर्ष का संकल्प है, ये 1947 तक का है।
ये 25 वर्ष का जो समय है ये अमृत काल का समय है। अमृत काल है, यानी अमृत महोत्सव की शुरुआत करके अमृत काल में प्रवेश किया गया है। और इसी अमृत काल को क्या किया गया है, नीति आयोग ने एक विजन 2047 घोषित किया है। विजन 2047 ये क्या विकसित भारत का विजन है। विकसित भारत, भारत को विकसित बनाने के लिए जो संकल्प लिया गया है वो विकसित भारत मिशन है, नीति आयोग का है, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो इसी दौरान अब लाया गया है क्या, मेरा युवा भारत, एक युवा भारत का भी सपना दिया गया है, एक ड्रीम लाया गया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसकी फ्रेमवर्किंग जो की गई है, आते हैं देखते हैं। उसी फ्रेमवर्किंग के लिए लाया गया है क्या, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से 100वीं वर्षगांठ। ठीक है, यहाँ क्या था, 75वीं वर्षगांठ थी, और जब यहां पहुंचेंगे तो क्या होगा, 100वीं वर्षगांठ होगी। तो 75वीं वर्षगांठ से 100वीं वर्षगांठ तक क्या है, विजन है। 5 लोकसभा का कार्यकाल इस बीच होगा, और 5 लोकसभा के कार्यकाल के लिए एक ऐसे स्थिर सरकार की जरूरत होगी, एक ऐसे तेजस्वी प्रधानमंत्री की जरूरत होगी, ऐसे तेजस्वी नेतृत्वकर्ता की जरूरत होगी जो देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बना सके। यानी इन 25 सालों में हम अमेरिका बनकर दिखा दें, हम इंग्लैंड बनकर दिखा दें। ऐसा सपना है क्या मेरा युवा भारत, ये कब से पूरा हो सकता है, ये तभी पूरा हो सकता है जब युवाओं के हाथ ये होगा। और इसी के लिए प्रधानमंत्री जी का एक सपना रहा है, वो ड्रीम रहा है, वो है मेरा युवा भारत। तो ये क्लियर हो गया होगा, सारी बातें यहां से क्लियर हो गई। आते हैं देखते हैं। 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच की शुरुआत की। एक मंच शुरू किया गया, मेरा युवा भारत, ठीक है, माई भारत, एक मंच की शुरुआत की गई है। आते हैं देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं इस मंच को। मेरा युवा भारत युवा कार्यक्रम खेल कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। यह युवा विकास और युवा नेतृत्व करने वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्रदान करता है, एक संस्थागत निकाय प्रदान करता है। मेरा युवा भारत को देश के युवाओं के लिए एक ही स्थान पर एक संपूर्ण सरकारी मंच के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। तो प्रश्न यहाँ पर केवल मेरा युवा भारत से पूछा जा सकता है कि मेरा युवा भारत का संबंध किस मंत्रालय से है, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो मेरा युवा भारत आप जानते हैं केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है, ये ध्यान रखिएगा, जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्पित किया। मेरा युवा भारत मंच राष्ट्रीय युवा नीति में दी गई युवा की परिभाषा के अनुरूप 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को लाभान्वित करेगा। इसका टारगेट क्या है, 15 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए है ये, लेकिन विशेष रूप से किशोरों के लिए बनाए गए इस कार्यक्रम के घटकों के मामले में लाभार्थी 10 वर्ष से 19 वर्ष आयु के वर्ग के भी होंगे। तो मेरा युवा भारत क्या है, एक डिजिटल मंच है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रश्न कैसे बनेगा, प्रश्न यहाँ पर बनेगा कि मेरा युवा भारत, मेरा युवा भारत मंच में युवाओं के लिए परिभाषा 15 से 29 वर्ष निर्धारित की गई है, पहला पॉइंट। दूसरा है 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग के भी लाभार्थी इसमें शामिल होंगे। तीसरा पॉइंट है मेरा युवा भारत एक डिजिटल मंच है। चौथा है फिजिकल का तात्पर्य यहाँ फिजिकल प्लस डिजिटल है, जिसमें भौतिक गतिविधि के साथ ही साथ डिजिटल रूप से जुड़ने का भी अवसर इसमें शामिल है, ठीक है, ये भी इसमें शामिल है। यह युवाओं को मात्र निष्क्रिय प्राप्तकर्ता पैसिव रिसिप्ट्स
की जगह विकास का सक्रिय संचालक एक्टिव ड्राइवर्स बनाने में मदद करेगा। ये भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4-5 पॉइंट आपके यहाँ पर हो गए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपका लगभग मान करके लगभग 2 प्रश्नों का तो एक सेट यहाँ से बन सकता है, 2 प्रश्नों का सेट यहाँ से बन सकता है, और इसमें आप 4-5 पॉइंट के रूप में इसको देख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने और यहाँ के लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास, ये हम लोगों ने देख लिया है। 3 नए दिवस इनके द्वारा घोषित किए गए हैं। अब देखिएगा, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, 14 अगस्त को विभीषिका दिवस। ये 3 दिवस घोषित किए गए हैं। 1, 2 और 3 दिवस घोषित किए गए हैं। 15, ये मैचिंग करने के लिए प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका वर्ष। 31 अक्टूबर 2031 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की। ठीक है, मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में भाग लिया। इस कार्यक्रम के साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन किया गया। उल्लेखनीय कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की आधिकारिक शुरुआत 12 मार्च 2021 को हुई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन पर प्रधानमंत्री ने शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कुछ मंत्रालयों को भी अमृत महोत्सव पुरस्कार भी प्रदान किए। राज्यों में है जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा एवं राजस्थान। हरियाणा और राजस्थान को समान रैंक दी गई है। नंबर 1 पर जम्मू कश्मीर है, नंबर 2 पर गुजरात है, नंबर 3 पर हरियाणा एवं राजस्थान है। ठीक है, मंत्रालय में है केंद्रीय विदेश मंत्रालय है, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय है, केंद्रीय रेल मंत्रालय एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक साथ साथ आ रहे हैं। ठीक है, ये है। 31 अक्टूबर 2003 को प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ अमृत महोत्सव स्मारक का भी शिलान्यास किया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस पर शिलान्यास किया गया और एक मेरी माटी मेरा देश अभियान की भी शुरुआत की गई। इस अभियान का आयोजन 9 अगस्त से 31 अक्टूबर 2023 तक चला था। ठीक है, इसमें देश भर के उन ग्रामीण क्षेत्रों से मिट्टियों को लाए जाने का संकल्प लिया गया था। चलिए, तो ये रहा आपका। अब आता है नमो भारत ट्रेन, भारत की पहली रैपिड रेल सेवा। भारत की पहली रैपिड रेल सेवा है नमो भारत है। एक तरीके से सेमी बुलेट ट्रेन है ये। ठीक है, जिसका उद्घाटन किया गया है और परिचालन प्रारंभ हो गया है। नई दिल्ली से मेरठ तक शुरू हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विश्व स्तरीय परिवहन कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली आरआरटीएस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का विकास किया गया है। जो आरआरटीएस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय नोड्स, रीजनल नोड्स को जोड़ने वाली एक नई रेल आधारित प्रणाली है। ठीक है, ये है आपकी इसमें महत्वपूर्ण क्या है। इसकी शुरुआत 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ गलियारे की शुरुआत की गई। उन्होंने भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन को राष्ट्र को समर्पित किया। साहिबाबाद से दुहाई डिपो को जोड़ने वाली नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके शुरुआत की गई। ठीक है, जो 82.15 किलोमीटर की है। भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली की डिजाइन गति 180 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस गति के साथ दिल्ली से मेरठ तक दूरी 1 घंटे से भी कम समय में तय की जाएगी। आरआरटीएस की संचालन गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि औसत गति लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये रहा है। ठीक है, ये है भारत के
आधारभूत संरचना को विश्व स्तरीय बनाए जाने की दिशा में लाया गया ये एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ठीक है। गांगेय डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया है। तो गांगेय डॉल्फिन यानी गंगा का जो डॉल्फिन है प्लेटनिस्टा गंगेटिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है। गांगेय डॉल्फिन विश्व में मीठे पानी में पाई जाने वाली 4 डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। शेष जो प्रजातियां हैं ये यांगजे नदी चीन में पाई जाती हैं, बैजी डॉल्फिन सिंधु नदी में पाई जाती है, भूलन डॉल्फिन अमेजन नदी में पाई जाती है, बोटो डॉल्फिन ये सब हैं। वर्ष 2006 में चीन की नदी डॉल्फिन को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है। तो गंगा नदी के डॉल्फिन को प्राय टाइगर ऑफ द गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, तो ये बहुत थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट यहां से हो सकता है। डॉल्फिन जो है ये प्रश्न पूछा गया है, यूपीएससी में एक बार प्रश्न पूछा गया है कि डॉल्फिन मीठे पानी में रहती हैं, ये स्तनधारी ब्लाइंड होती हैं, लेकिन अपने उत्कृष्ट इकोलेशन ध्वनि उत्सर्जन करना और परावर्तित ध्वनि को सुनकर वस्तुओं शिकारों का पता लगाती हैं। ठीक है। ये जीव अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों का उत्सर्जन करने का करती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर आता है। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग ने गांगेय डॉल्फिन को प्रदेश के जलीय जीव के रूप में मान्यता प्रदान की है। केंद्र सरकार ने मई 2010 में गंगा डॉल्फिन को नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो गंगा नदी डॉल्फिन को असम सरकार द्वारा भी राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया है। ठीक है। पंजाब में भी सिंधु नदी की डॉल्फिन को भी राज्य का जलीय घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश की राज्य मछली चितला, उत्तर प्रदेश की जो स्टेट फिश है वो चितला है, इंडियन फेर्थबैक है, जबकि देसी मांगुर बिहार की राज्य मछली। ये सब दिया गया है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक। घोल मछली गुजरात की राज्य मछली घोषित की गई है। 21 नवंबर 2023 को विश्व मात्स्यिकी दिवस के अवसर पर ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर को गुजरात की राज्य मछली के रूप में मान्यता दी गई है। चलिए, गंगा नदी के किनारे गंगा नदी डॉल्फिन के महत्वपूर्ण आवासों को संरक्षित करने के उद्देश्य से किया गया, जैसे विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में बनाया गया है। ठीक है। उल्लेखनीय कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। भारत में प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए, ये हो गया। आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल हम लोगों ने देखा था, जब हम संक्षिप्त जब चर्चा कर रहे थे तो हमने वहां पर इसके बारे में बताया था कि भारत में आयुर्वेदिक ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है। तो इसके बारे में कोई बहुत खास प्रश्न तो यहाँ से उस रूप में नहीं बन रहा है, तो इतना है कि इसमें जो अग्नि एक नवा जो शुरू किया गया है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नाम दिया गया अग्नि क्या है, आयुर्वेद ज्ञानी नापुण अग्नि क्या है। केवल एक प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप देख लीजिए। प्रश्न ये इंपॉर्टेंट होता है अग्नि क्या है। हम लोग इसको संक्षिप्तकी में भी इसको देख चुके थे। नामक पहल का उद्देश्य क्या है। ठीक है। ये है कि इस पहल के माध्यम से आयुर्वेद चिकित्सकों को अपने नवाचारी अभ्यासों, प्रथाओं और रोगों से जुड़ी विभिन्न स्थितियों में उनके अनुभवों की जानकारी को साझा करने का एक मंच प्रदान करेगी। ये पहल आयुर्वेद चिकित्सकों के बीच साक्ष्य आधारित आयुर्वेद को जानकारी देने का एक प्रमुख माध्यम के रूप में भी इसको लाया गया। ये है इसका। भारतीय भेषज संहिता आयोग पीडीजी का भी गठन किया गया है। इंडियन फार्मेकोपेडिया को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे घोषित किया। तो ये एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है। क्या है ये? भारतीय भेषज संहिता आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया है, केंद्रीय कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इस रूप में। ठीक है। समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। समक्का सरक्का जठारा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। समक्का सरक्का जठारा क्या है, अगर आप देखें तो समक्का सरक्का जठारा कुंभ मेला के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, जिसे समक्का सरस्ता जठारा या मेदाराम जठारा के नाम से भी जाना जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है। इस मेले का आयोजन तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजाति द्वारा किया जाता है। यह एक द्विवार्षिक मेला है जो तेलंगाना के मुलुगु जिले के तडवाई मंडल स्थित मेदाराम गांव में आयोजित किया गया है। ये मेला देवी रमक्का, देवी समक्का एवं सरलंपा सरक्का के सम्मान में आयोजित किया जाता है।
ये मेला समक्का एवं सरलंपा के नेतृत्व में हुए जनजातीय विद्रोह की याद में किया जाता है और 12वीं सदी में काकतीय शासकों द्वारा सूखे की स्थिति के दौरान जनजातीय लोगों पर टैक्स लगाए जाने के विरोध में विद्रोह किया गया था। समक्का सरक्का जठारा को तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य उत्सव भी घोषित किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो इस रूप में अगर देखें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट ये बनता है इंपॉर्टेंट, चलिए, समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य किया गया है। यह विश्वविद्यालय तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थापित किया जाएगा। ध्यातव्य कि 7 दिसंबर 2023 को लोकसभा द्वारा और 13 दिसंबर को राज्यसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया है। तो ठीक है, तो ये होगा समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। तो समक्का सरक्का जठारा कुंभ मेला के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला भी है, जनजातीय क्षेत्रों के लिए लाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव से भी है। ठीक है, तो इन दोनों रूपों में हम इसके महत्व को देख सकते हैं। ठीक है, ट्रेवल फॉर लाइफ, मिशन लाइफ क्या है? मिशन लाइफ भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक जन आंदोलन है। ट्रेवल फॉर लाइफ, मिशन लाइफ भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक जन आंदोलन है जिसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना, ठीक है, और पर्यावरण के लिए जीवन शैली को बनाना है। 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित यूनिएफसीसी के एक COP26 में इसको प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, इसी के तहत 20 अक्टूबर 2022 को स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी मिशन लाइफ की औपचारिक शुभारंभ किया गया था। ठीक है, तो एक तरीके से भारत लाइफ को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों को शामिल करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। 27 सितंबर 2023 को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत मंडपम नई दिल्ली में ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को वैश्विक रूप के रूप में लॉन्च किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बन सकता है, यहाँ पर बन गया है। इस कार्यक्रम को केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की 3 लोगों की भागीदारी शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति बनाना है। अब ट्रेवल फॉर लाइफ में 8 केंद्रीय विषय हैं। इसमें पहला ऊर्जा की बचत है, दूसरा जल की बचत है, तीसरा है एकल प्रयोग प्लास्टिक का बहिष्कार है, तीसरा है अपशिष्ट को कम करना है, पांचवा है स्थानीय व्यवसायों और समुदायों का सशक्तिकरण करना है, छठा है स्थानीय संस्कृति धरोहर का सम्मान करना है, फिर स्थानीय खाद्य पदार्थों का सेवन करना है, प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण करना है। तो ट्रेवल फॉर लाइफ के 2 क्षेत्रों में प्रारंभ किया गया, स्वच्छता के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ और ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ। 2 पॉइंट इसमें है, स्वच्छता के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ और पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ, जिसके लिए देश के 108 पर्यटन स्थलों को संचालित करने की भी एक महत्वपूर्ण योजना बनाई गई है। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कितने पार्ट हैं इसके? कुल 8 अंगों के रूप में इसको शुरुआत किया गया है। सबसे पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता, ठीक है, आपने देखा कि अभी गुजरात के गांव को जो है देश का सबसे पर्यटन गांव, सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। ठीक है, ये भी एक रूप में महत्वपूर्ण है। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता का उद्देश्य ऐसे गांवों को सम्मानित करना जो ग्रामीण पर्यटन की दृष्टि से सबसे अच्छे हैं। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ ग्राम पर्यटन पुरस्कार की भी घोषणा की गई है। ठीक है, तो इसके लिए 5 गांवों को स्वर्ण, गोल्ड, 10 गांवों को रजत और 20 गांवों को कांस्य की श्रेणी में शामिल किया गया। कौन कौन शामिल है इसमें? ठीक है, स्वर्ण श्रेणी में है दावर बांदीपोरा जम्मू कश्मीर का है, सरमोली पिथौरागढ़ उत्तराखंड का है, रेक है मिजोरम का है, कंथालूरी इडुक्की केरल का है, मंडला पन्ना मध्य प्रदेश का, यूपी का यहाँ कोई नहीं है। रजत श्रेणी में पुरस्कृत गांव में उत्तर प्रदेश का कोरौना ग्राम शामिल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इतना पॉइंट आपने देख लिया मित्रों आज की क्लास में, और आपने देखा कि लगभग ये आपके राष्ट्रीय परिदृश्य को लगभग ये कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग जल्दी से आ जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर आ जाएंगे।
तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारा जो टारगेट है कि हम 30 तारीख तक आपके इसको अगला शुरू करेंगे। हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, भारत ऑर्गेनिक ब्रांड से शुरू करेंगे। तो लगभग 30 तारीख तक हम आपका ये पूरा कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से फिर शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप DPIS यूट्यूब चैनल पर बने रह करके और आप इसको बहुत बेहतरीन कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आप बने रहिए DPIS यूट्यूब चैनल पर, DPIS DP पांडे के साथ। मित्रों, आपके UPPCS और आपके समीक्षा अधिकारी दोनों के लिए बहुत ही इनिशिएटिव है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। आप देखोगे यहाँ से बहुत ज़्यादा आपके प्रश्न भी लगभग 20 से 25 प्रश्न आपको यहाँ से समराइज कर ले जाएंगे अपने लिए। तो बिल्कुल लगे रहिए टू द पॉइंट और सबसे बेहतरीन एनालिसिस के साथ में।